अच्छा, जरा 1 मिनट के लिए रुक कर सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी चीजों का तनाव लेते हैं। सुबह उठते ही सोशल मीडिया खोला और किसी दोस्त की मालदीव वाली छुट्टियों की तस्वीरें देखकर अपनी जिंदगी एकदम फीकी लगने लगी। बिल्कुल, ये तो रोज होता है। फिर ऑफिस में किसी ने हमारे काम पर एक छोटा सा कमेंट कर दिया और पूरा दिन बस वही एक बात सोचते हुए निकल गया। हाँ, और शाम को घर लौटते हुए ट्रैफिक में फंस गए तो गुस्सा तो बस साथ में आसमान पर। एग्जैक्टली। ये छोटी छोटी बातें हमारी कितनी कीमती ऊर्जा और मानसिक शांति चूस लेती हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम शायद गलत चीजों की, या यूं कहें कि हर एक चीज की परवाह करने लगते हैं। हाँ, आज हम जिस विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं वो इसी समस्या की जड़ पर चोट करता है। तो आज हम बात कर रहे हैं मार्क मैनसन की दुनिया भर में मशहूर किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के बारे में। बिल्कुल, और इसका मकसद ये समझना है कि हमेशा पॉजिटिव रहने का जो दबाव हम पर डाला जाता है वो कैसे हमें अंदर से और खोखला कर रहा है। सही बात है। जब मैंने पहली बार इस किताब का टाइटल सुना था, मुझे भी लगा था कि ये बस हर चीज को नजरअंदाज करने और एक तरह से स्वार्थी या बेपरवाह बन जाने के बारे में होगी। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। तो आज की हमारी इस बातचीत का मिशन यही पता लगाना है कि कम चीजों की परवाह करने का असली मतलब क्या है और इससे ज्यादा खुश कैसे रहा जा सकता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि लेखक मार्क मैनसन वो कोई आध्यात्मिक गुरु या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। नहीं, वो एक ब्लॉगर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की गलतियों, अपनी असफलताओं और खराब फैसलों से सीखा है और उसे बिना किसी लाग लपेट के बड़ी ईमानदारी से दुनिया के सामने रख दिया। और शायद इसीलिए उनकी बातें इतनी असर करती हैं। एक अदृश्य दबाव हमारी आधी जिंदगी को कंट्रोल करता है। ओहो, वो तो है ही। वहाँ ये चर्चा और भी जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। इसी पहली और सबसे बड़ी गलत फहमी से शुरू करते हैं। नॉट गिविंग अ फक, क्या इसका मतलब है कि इंसान सब कुछ छोड़कर, सबसे मुंह मोड़कर एक तरह का सन्यासी बन जाए? या फिर एक ऐसा इंसान जो किसी की भावनाओं की कदर नहीं करता? हाँ, नहीं। और यही इस किताब का सबसे अहम और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला पॉइंट है। अच्छा। मैनसन कहते हैं कि नॉट गिविंग अ फक का मतलब उदासीनता या बेपरवाही बिल्कुल नहीं है। हाँ। इसका असली मतलब है ये चुनने की कला कि क्या चीज वाकई में आपकी परवाह के लायक है और क्या नहीं। मतलब एक चुनाव। हाँ, एक चुनाव। देखिए, हमारे पास परवाह करने के लिए या कहिए कि अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च करने के लिए एक लिमिटेड बजट होता है। मैनसन इसे लिमिटेड एफ्स टू गिव कहते हैं। अब ये पूरी तरह हम पर है कि हम इस बजट को समझदारी से कहाँ खर्च करते हैं। ये तो एक तरह से जो प्राचीन स्टोइक दर्शन है वैसा लगता है ना? क्या बात है, बहुत अच्छी पकड़ है। कि हमें सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। बिल्कुल, ये दर्शन उससे काफी मिलता जुलता है, लेकिन मैनसन इसे आज की भाषा में बिना किसी भारी भरकम फिलॉसफी के समझाते हैं। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे आपका मोबाइल फोन, उसकी बैटरी 100% है। ठीक है। अब अगर आप हर ऐप को, गेम, सोशल मीडिया, न्यूज अलर्ट, हर नोटिफिकेशन को ऑन रखेंगे तो बैटरी कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। लेकिन एक समझदार इंसान क्या करता है? वो सिर्फ जरूरी एप्स चलाता है। हाँ, और बैकग्राउंड में चल रही फालतू एप्स को बंद कर देता है ताकि बैटरी पूरे दिन चले। हमारी मानसिक ऊर्जा भी बिल्कुल वैसी ही है। सही बात है। उसे कहाँ खर्च करना है, ये चुनाव ही असली कला है। एग्जैक्टली। और ये चुनाव करना ही शायद सबसे मुश्किल काम है। मान लीजिए कोई एक स्टार्टअप शुरू कर रहा है, अब उसके पास 100 चीजें हैं चिंता करने के लिए। हाँ। रिश्तेदार कहेंगे कि अच्छी खासी नौकरी क्यों छोड़ी, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, नींद पूरी नहीं होगी, पार्टियां छूट जाएंगी। हाँ, अगर वो इन सब चीजों की परवाह करने लगेगा तो अपने असली लक्ष्य पर, अपने बिजनेस पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाएगा। बिल्कुल सही। उसे अपने लक्ष्य की परवाह करनी होगी और बाकी सब फालतू शोर को नजरअंदाज करना सीखना होगा। और यही सब्टल आर्ट यानी सूक्ष्म कला है। यही वो कला है। ये उदासीन होना नहीं है, बल्कि उन कुछ चुनिंदा चीजों के लिए पूरी शिद्दत से परवाह करना है जो जीवन को अर्थ देती हैं। और बाकी सबके लिए बेपरवाह हो जाना है। हाँ, तो अगर हमें चुनना है कि परवाह कहाँ करनी है, इसका मतलब है कि कई चीजों को नजरअंदाज करना होगा। लेकिन ये चुनना ही अपने आप में एक संघर्ष है। और मुझे लगता है यहीं पर मैनसन का दूसरा आइडिया, जो थोड़ा चौंकाने वाला है, फिट बैठता है। कौन सा? वो कहते हैं खुशी एक समस्या है। हाँ, ये सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन इसमें बहुत गहराई है। बताइए। मैनसन का तर्क है कि जीवन में दर्द और संघर्ष तो तय है, उसे टाला नहीं जा सकता। राइट। असल सवाल ये नहीं है कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं,
क्योंकि इसका जवाब तो लगभग हर किसी के पास एक जैसा है। सबको अच्छी सेहत, सफलता, पैसा चाहिए। हाँ, असली सवाल यह है कि आप उस चीज को पाने के लिए किस तरह का दर्द या संघर्ष सहने को तैयार है। वाह, इसका एक क्लासिक उदाहरण है फिट बॉडी का। बिल्कुल। कौन नहीं चाहता कि उसकी बॉडी फिट और आकर्षक हो? हर कोई चाहता है। हाँ। लेकिन क्या हर कोई रोज सुबह 5 बजे उठकर जिम में घंटों पसीना बहाने और फिर दिन भर उबला हुआ बेस्वाद खाना खाने का दर्द सहने को तैयार है? नहीं, सब मंजिल चाहते हैं, लेकिन उस मंजिल तक जाने वाले कांटों भरे रास्ते पर कोई नहीं चलना चाहता। वही तो। और इसीलिए ज्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते। वो सिर्फ परिणाम से प्यार करते हैं, प्रक्रिया से नहीं। मैनसन कहते हैं कि सच्ची सफलता और खुशी उसी को मिलती है जिसे सिर्फ नतीजे से नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में होने वाले दर्द, मेहनत और संघर्ष से भी प्यार हो जाता है। मतलब एक लेखक को सिर्फ अपनी किताब के बेस्टसेलर बनने से प्यार नहीं होना चाहिए। नहीं, उसे लिखने की अकेलेपन भरी प्रक्रिया, हर रोज खाली पन्ने को घूरने और सैकड़ों बार रिजेक्ट होने के दर्द से भी प्यार करना सीखना होगा। धीरूभाई अंबानी या किसी भी बड़े बिजनेसमैन का उदाहरण लें तो उन्होंने आराम नहीं चुना। बिल्कुल नहीं। उन्होंने बिजनेस खड़ा करने की हजारों समस्याओं को चुना, रात दिन की मेहनत को चुना, क्योंकि उन्हें उन समस्याओं को सुलझाने में मजा आता था। एग्जैक्टली। तो असल में हमारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम कितनी अच्छी चीजें अनुभव करते हैं, बल्कि इस पर करती है कि हम किस तरह के संघर्ष को चुनते हैं और उसे कैसे संभालते हैं। बिल्कुल। आप किस संघर्ष को चुनते हैं वही आपकी कहानी तय करता है। दर्द से भागना भी एक तरह का दर्द है, चिंता का दर्द, पछतावे का दर्द। सही बात। तो बेहतर है कि हम वो दर्द चुनें जो हमें आगे ले जाए, जो हमें कुछ सार्थक दे। ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। और इसी से जुड़ा है तीसरा सबक, जो शायद सुनने में सबसे कठोर और सबसे ज्यादा चुभने वाला लगे। अच्छा। मैनसन साफ साफ कहते हैं, आप स्पेशल नहीं हैं। हाँ, ये बहुत लोगों को चुभता है। आज की दुनिया, खासकर इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हमें हर पल यही यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम सब अनोखे हैं, हम स्टार हैं, हाँ। हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा जाल है। इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। क्या है वो? जब हम खुद को बहुत ज्यादा खास और असाधारण समझने लगते हैं तो हम एक तरह के भ्रम में जीने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी समस्याएं दुनिया में सबसे बड़ी हैं, हमारा दर्द सबसे गहरा है और हमारी सफलताएं सबसे अनोखी। हाँ, और इस सोच का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम अपनी गलतियों से सीखना बंद कर देते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो हमें लगता है कि हम तो परफेक्ट हैं, गलती जरूर हालात की या किसी और की होगी। लेकिन क्या इस विचार का कोई नकारात्मक पहलू भी हो सकता है? मतलब कोई व्यक्ति जो पहले से ही कम आत्मविश्वास से जूझ रहा है। बहुत ही जायज सवाल है। क्या ये सुनना कि आप स्पेशल नहीं हैं उसे और भी हतोत्साहित नहीं कर सकता? देखिए, मैनसन इसका जवाब देते हैं। उनका मतलब ये नहीं है कि आप बेकार हैं या आपकी कोई कीमत नहीं है। उनका मतलब है कि स्पेशल होने का जो बाहरी दबाव है, उससे खुद को आजाद कर लेना। हाँ, ये स्वीकार कर लेना कि मैं एक साधारण इंसान हूं जो गलतियां कर सकता हूं, जो हर चीज में बेस्ट नहीं हो सकता, आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतार देता है। एक तरह की मुक्ति है ये तो। बिल्कुल। जब आप हमेशा असाधारण दिखने का दबाव हटा देते हैं, तभी आप असल में बेहतर बनने की कोशिश शुरू कर पाते हैं, क्योंकि तब आप अपनी कमियों को स्वीकार करने से डरते नहीं हैं। और इसी से जुड़ा है दोष बनाम जिम्मेदारी का सिद्धांत, फॉल्ट वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ये मुझे बहुत शक्तिशाली लगा। ये जीवन को देखने का नजरिया बदल देता है। मैनसन कहते हैं कि हो सकता है आपकी जिंदगी में जो कुछ बुरा हुआ उसमें आपकी कोई गलती न हो। शायद आप गरीब घर में पैदा हुए, शायद किसी ने आपको धोखा दिया, शायद आपका एक्सीडेंट हो गया। ये आपकी गलती नहीं है। लेकिन उन हालातों पर प्रतिक्रिया कैसे देनी है, उसे ठीक कैसे करना है, ये हमेशा आपकी जिम्मेदारी होती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है किताब में, कूड़े वाला। हाँ, मान लीजिए कोई आपके घर के दरवाजे के बाहर कूड़े का ढेर लगाकर चला जाता है। अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सरासर दूसरे की बदतमीजी है। बिल्कुल। लेकिन अब उस कूड़े को वहां से साफ करना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। आप या तो बाहर खड़े होकर उसे कोसते रह सकते हैं, सिस्टम को गालियां दे सकते हैं, या फिर जिम्मेदारी लेकर उसे साफ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यही शक्ति है। बिल्कुल। अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को या किस्मत को दोष देना बंद करके जब हम जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हैं तो कंट्रोल वापस हमारे पास आ जाता है।
हम पीड़ित की भूमिका से बाहर निकलकर अपनी कहानी के हीरो बन जाते हैं। सही कहा। आप अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आज के चुनाव और अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा बदल सकते हैं। और जब हम जिम्मेदारी लेना सीखते हैं तो हमें ये भी समझने लगता है कि हमें अपनी जिंदगी के मूल्य यानी वैल्यूज खुद चुनने होंगे। ये हमें चौथी सीख पर लाता है, सही मूल्यों का चुनाव करना। और ये बहुत जरूरी है। मैनसन कहते हैं कि हम जिन चीजों को अपना पैमाना बनाते हैं वही हमारे सुख दुख को तय करती हैं। अगर हमारे मूल्य ही खराब होंगे तो हमारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल। उन्होंने अच्छे और बुरे मूल्यों में बहुत साफ फर्क बताया है। बुरे मूल्य वो हैं जो बाहरी चीजों पर निर्भर करते हैं और अक्सर हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, जैसे बहुत सारा पैसा कमाना, हर किसी से तारीफ पाना, हमेशा महफिल की जान बने रहना या हमेशा सही होना। ये मूल्य आपको हमेशा दूसरों पर निर्भर बनाते हैं, इसलिए दुख और असुरक्षा की वजह बनते हैं। और अच्छे मूल्य वो हैं जो आंतरिक होते हैं, प्रक्रिया पर आधारित होते हैं और पूरी तरह आपके कंट्रोल में होते हैं, जैसे ईमानदारी, अनुशासन, जिज्ञासा, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना। बिल्कुल। भारतीय संदर्भ में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शर्मा जी का लड़का। हाँ, वो तो है ही। हमारे समाज में तुलना एक बहुत बड़ा पैमाना बना दिया गया है। वो कितना कमा रहा है, उसका घर कितना बड़ा है, उसके बच्चे के स्कूल में पढ़ते हैं। जब हम अपनी सफलता को दूसरों की सफलता से तुलना करके मापते हैं तो हम हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहते हैं। सही बात है। असली कला यही है कि आप इस बाहरी शोर को म्यूट कर दें और अपनी प्राथमिकता खुद तय करें। आपकी वैल्यू आपकी अपनी ग्रोथ होनी चाहिए, न कि पड़ोसी से आगे निकलना। और जब हम इन सब मूल्यों, संघर्षों और जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो मैनसन हमें उस अंतिम और सबसे गहरी सच्चाई की याद दिलाते हैं जो हमारे सारे मूल्यों और चिंताओं को सही जगह पर ले आती है। हाँ, वो कहते हैं एक दिन हम सब मरने वाले हैं। ये सुनने में थोड़ा डरावना और शायद नकारात्मक भी लग सकता है, लेकिन यह इस किताब का सबसे शक्तिशाली और सकारात्मक विचार है। कैसे? क्योंकि जब हम इस एक सच्चाई को दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो जिंदगी की ज्यादातर छोटी मोटी चिंताएं, लोगों के ताने, असफल होने का डर, शर्मिंदगी, ये सब अपने आप बहुत छोटे और बेकार लगने लगते हैं। मौत का ख्याल हमें ये याद दिलाता है कि हमारे पास इस धरती पर सीमित समय है और हमें इसे फालतू की चीजों, फालतू के ड्रामों और गलत लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। स्टीव जॉब्स ने अपनी मशहूर स्टैनफोर्ड स्पीच में यही कहा था। बिल्कुल। कि ये याद रखना कि मैं एक दिन मर जाऊंगा, जिंदगी के सबसे बड़े फैसले लेने में मेरा सबसे बड़ा मददगार टूल रहा है। क्योंकि मौत के सामने सारी उम्मीदें, सारा गर्व, असफल होने का सारा डर, सब कुछ खत्म हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो सच में जरूरी है। और यही इस किताब का सार है। यह हमें सिखाती है कि हम अपनी मृत्यु को स्वीकार करके एक बेहतर और सार्थक जीवन कैसे जी सकते हैं। यह हमें बताती है कि कौन सी चीजों की परवाह करनी है और कौन सी चीजों को जाने देना है, ताकि जब अंत आए तो हम इस बात का पछतावा न हो कि हमने अपनी पूरी जिंदगी गलत चीजों की परवाह करते हुए गुजार दी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये किताब हमें जबरदस्ती पॉजिटिव सोचने के लिए नहीं कहती, बल्कि वास्तविकता को, यहाँ तक कि जीवन की कड़वी सच्चाइयों को भी स्वीकार करने के लिए कहती है। सही कहा। ये हमें जिम्मेदारी लेना सिखाती है और अंत में ये याद दिलाती है कि जिंदगी सीमित है, इसलिए इसे उन चीजों, उन लोगों और उन मूल्यों पर खर्च करो जो वाकई मायने रखते हैं। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस पूरी गहरी बातचीत को कुछ मुख्य सबकों में समेटते हैं। ठीक है। पहली और सबसे जरूरी सीख है चयन। हर चीज की परवाह करना छोड़ें। अपनी ऊर्जा और अपनी परवाह का सीमित बजट सिर्फ उन चीजों पर लगाएं जो आपके लिए वाकई मायने रखती है। दूसरी सीख है स्वीकृति। जीवन में मुश्किलें और दर्द तो आएंगे ही, उनसे भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और उनसे निपटना सीखें। सवाल ये है कि कौन सा दर्द चुनने लायक है। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण सीख है जिम्मेदारी। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। दूसरों को दोष देना बंद करें और अपनी कहानी का कंट्रोल अपने हाथ में लें। इसके बजाय ईमानदारी, मेहनत और अपनी ग्रोथ जैसे आंतरिक मूल्यों को चुनें। और पांचवी सीख जो इन सब से निकल कर आती है, असफलता को गले लगाना। असफलता से डरे नहीं, यह आगे बढ़ने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। एक्शन लेना डर कर बैठे रहने से हमेशा बेहतर है। बिल्कुल। इन सब बातों के बाद हम श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। यह जानने के बाद कि जीवन सीमित है और हमारी परवाह करने की क्षमता भी एक सवाल खुद से पूछने लायक है। आज से मैं अपनी कीमती परवाह कहाँ और किन चीजों पर खर्च करना शुरू करूंगा या करूंगी।
बहुत ही गहरा सवाल है और इसका जवाब शायद हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अगर आज की ये बातचीत आपको उपयोगी लगी, आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसी ही गहरी और सार्थक बातचीत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि इन 5 सबकों में से कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा असरदार लगी। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे।